जैसा कि आप समरी में पढ़ चुके हैं कि आज किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि अंशों का हरण क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या होती है और लेखांकन व्यवहार या जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। अंश हरण खाते का जो शेष होता है, बैलेंस होता है, उसको बैलेंस शीट में किस प्रकार से नोटिफाइड करते हैं, निरूपण करते हैं। पुनर्निगमन क्या होता है, उसका प्रोविज़न एवं बायबैक के प्रोविज़न कौन-कौन से होते हैं। देखिए, पहले इसके मीनिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, अंशों का हरण का तात्पर्य होता है कि जो अंश आपने जनता में निर्गमित किए हैं, अब उस हरण पर यानी जो हरण होता है, यानी जो आपने जनता में इश्यू किए हैं, उस पर किसी अंशधारी द्वारा पैसा नहीं चुकाया जाता है। माना कि अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल पर, द्वितीय कॉल पर या अंतिम एवं फाइनल कॉल पर अगर वो पैसा नहीं चुकाता है, तो उस संबंध में उसको नोटिस भी दिया जाता है अंशधारी को। नोटिस देने के पश्चात में भी अगर वो पैसा नहीं चुका पाता है, तो उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। यानी जितने राशि उसने पहले चुका दी एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के अलावा जितनी भी राशि उसने चुका दी है, उस राशि को जब्त कर लिया जाता है तथा उन अंशों को रद्द कर दिया जाता है, यानी उस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाता है, जिससे जो स्वामी होते हैं उनका अधिकार छीन लिया जाता है। अब इसके मीनिंग को देखते हैं। जब कोई अंशधारी आवंटन या किसी मांग की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी द्वारा उसके अंश जब्त किए जा सकते हैं, जैसा कि अभी पढ़ चुके हैं। यानी कोई भी अंशधारी होता है, शेयर होल्डर होता है, वो या तो अलॉटमेंट या किसी अन्य मांग जैसे फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है या लास्ट एंड फाइनल कॉल है, उसका अगर भुगतान नहीं करता है, जब ड्यू डेट आती है, जब मांगा जाता है कंपनी द्वारा पैसा, अगर उस समय वह उस राशि को चुका नहीं पाता है, कंपनी को दे नहीं पाता है, तो उस संबंध में कंपनी द्वारा उसके अंशों को जब्त या फोर्फीचर कर लिया जाता है एवं उसकी सदस्यता का अंत किया जा सकता है। अंशों के जब्त किए जाने को ही अंशों का हरण कहते हैं। यानी अंशों को जब्त करेंगे, फोर्फीचर करेंगे, तो उस प्रक्रिया को ही अंशों का हरण कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, अंशों का हरण किए जाने पर अंशधारी को अंशों का प्रमाण पत्र कंपनी को लौटाना होता है। यानी जो अंशधारी है, अगर उनके अंशों को जब्त कर लिया गया है, तो अंशधारी द्वारा जो कंपनी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है अंशों का, यानी इतने अंशों का वो धारक है, तो वो सर्टिफिकेट उसको लौटाना होता है। अगर वो नहीं लौटाता है, यानी जो अंशधारी कंपनी को नहीं लौटाता है, तो एक सार्वजनिक सूचना अखबार के माध्यम से या न्यूज मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जाती है उन्हें निरस्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अंशों के हरण पर उन अंशों पर उस अंशधारी द्वारा दी गई राशियां जब्त कर ली जाती है। अंशों का हरण अंशों से संबंधित मांग का भुगतान न करने के कारण हो सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं होता है। यानी जो अंशधारी होते हैं उनके अंशों का हरण यानी फॉरफीचर सिर्फ एक मांग का भुगतान नहीं करने पर, या तो अलॉटमेंट या मांग की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण ही उनका फॉरफीचर या हरण किया जा सकता है। अन्य किसी कारण से उनको हरण या जब्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ राशि का भुगतान नहीं करने के कारण ही अंशों को जब्त किया जा सकता है। ये तो हो गई इसकी मीनिंग यानी बेसिक पर्ची के बारे में। अब अंशों के हरण की प्रक्रिया को जानते हैं, यानी प्रोसेस को जानते हैं कि अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या-क्या होती है। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं। यानी सर्वप्रथम तो अंशों का हरण कंपनी के अंतर नियमों में स्पष्ट व्यवस्था या व्याख्या होने पर, सारणी के प्रावधान लागू होने पर ही किया जा सकता है। यानी जो अंशों का हरण है वो कंपनी के जो अंतर नियम होते हैं उनमें स्पष्ट व्याख्या की जाती है, व्यवस्था होती है, तभी जो सारणी होती है उस सारणी के प्रावधान लागू होने पर ही अंशों का हरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, अंशों का हरण करने के लिए अंशधारी को कम से कम 14 डेज पूर्व का हरण का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिया जाना आवश्यक होता है। यानी जो अंशधारी होता है, अगर उस द्वारा मांग राशि नहीं चुकाई गई है, तो कंपनी द्वारा 14 दिन पूरे नोटिस दिया जाएगा कि इस अवधि तक आप राशि को चुका सकते हैं। अगर वो राशि नहीं चुका पाता है, तो उस राशि को, यानी जो राशि उसके द्वारा जमा करवाई गई है पहले एप्लीकेशन पर, उस राशि को जब्त कर लिया जाता है और जो एप्लीकेशन की राशि के साथ-साथ जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। इस संबंध में 14 दिन पूर्व हरण का नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिया जाना आवश्यक होता है कंपनी लॉ के अनुसार। नेक्स्ट है, इस नोटिस में अंशधारी को अंशों पर बकाया राशि या बकाया राशि ब्याज सहित निश्चित तिथि तक न चुकाने को कहा जाता है। यानी निश्चित तिथि तक चुकाने को कहा जाता है। इस नोटिस में राशि तय तिथि पर नहीं चुकाने पर उनके अंशों को जब्त किया जाता है। यानी जो देय तिथि दे रखी है नोटिस में, उस डेट को अगर वो चुका देता है अंशधारी, तो उसकी राशि जब्त नहीं की जाती है और अंशों को कैंसिल नहीं किया जाता है। अगर वह उस देय तिथि पर राशि नहीं चुका पाता है अंशधारी, तो उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है तथा राशि को भी जब्त कर लिया जाता है और सर्टिफिकेट होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है तथा इसकी सूचना अंशधारी को दे दी जाती है। नेक्स्ट बात करें, कंपनी एक्ट यानी जो आपका जो नया एक्ट है 2013, तो कंपनी एक्ट के अनुसार अंशों का हरण करने के पश्चात भी भूतपूर्व अंशधारी उन अंशों पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी इसमें नया कंपनी प्रावधान में कह रखा है
कि आप जब अंशों का हरण कर लेते हैं, उनको ज़ब्त कर लेते हैं, राशि को ज़ब्त कर लेते हैं, सर्टिफ़िकेट को कैंसल कर देते हैं, तभी भी जो भूतपूर्व अंशधारी होते हैं, उनका जो बकाया राशि होती है, उनको भुगतान करने के लिए उनका उत्तरदायित्व या लायबिलिटी बनी रहती है। परंतु जैसे ही कंपनी इन अंशों का पुनर्निगमन, यानी अब जो अंश आपने जब्त कर लिए, अभी पढ़ेंगे पुनर्निगमन क्या होता है, बायबैक क्या होता है। तो जो अंश जब्त किए गए हैं, उनको कंपनी द्वारा पुनर्निगमन यानी रीइश्यू किए जाते हैं जनता में, या जो भी स्थिति है कंपनी के कर्मचारियों में करेंगे, जनता में करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट में। तो जैसे ही कंपनी इन अंशों का पुनर्निगमन कर देती है, वैसे ही भूतपूर्व अंशधारी का बकाया राशि चुकाने का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। जब तक कंपनी द्वारा जो जब्त किए गए अंश अगर उनको पुनर्निगमन नहीं किया गया है, तब तक कंपनी लॉ के अनुसार भूतपूर्व अंशधारियों पर बकाया राशि का उत्तरदायित्व बना रहता है। और जैसे ही इनको इश्यू कर देंगे, पुनर्निगमन कर देंगे, तो भूतपूर्व अंशधारियों का दायित्व समाप्त हो जाता है राशि को चुकाने हेतु। सामान्यतः प्रत्येक कंपनियां इनको अविलंब यानी तुरंत ही पुनर्निगमित कर देती है, इतना डिले नहीं करती है। ये तो हो गई इसके बेसिक पर्चे के बारे में, और लेखांकन ये जो फोरफीचर होता है यानी हरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है उसकी प्रक्रिया देख चुके हैं। अब इनमें बात करेंगे अकाउंटिंग यानी लेखे देखेंगे, यानी लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं, एंट्रियां किस प्रकार से की जाती है और राशि किस प्रकार से लिखी जाती है वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखें। फर्स्ट है आपका, इसमें तीन स्थिति है, एक तो व्यवहार है, जनरल प्रविष्टि है और धनराशि है, वो कैसे लिखेंगे। पहले बात करेंगे सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण कर रहे हैं। माना आपने कोई अंश जनता में सममूल्य यानी एट पार पर इशू किया। आपको पता है कि एट पार क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको। अब सममूल्य पर आपने कोई अंश निर्गमित किए हैं, अब अगर उनकी कोई राशि अंशदायित्व द्वारा चुकाई नहीं गई है, आप उनको हरण कर रहे हैं, तो उस संबंध में एंट्री क्या होगी देखिए। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इनको देखेंगे राशि कैसे आएगी, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखो साथियों, शेयर अलॉटमेंट भी आ सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल भी आ सकती है, शेयर सेकंड कॉल भी आ सकती है, और जो लास्ट एंड फाइनल कॉल आती है वो कभी नहीं आती इसमें ना। तो अब इसमें लास्ट में कर देंगे टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट कर देंगे। अब इसमें शेयर कैपिटल में करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी राशि आएगी, जो अंशों पर मांगी गई राशि आएगी, यानी जितनी अंशों पर मांगी गई राशि है वो राशि डेबिट हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब टू शेयर अलॉटमेंट में कौन सी राशि आएगी कि बंटन पर बकाया राशि आ जाएगी। इसमें शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएगी प्रथम मांग पर बकाया राशि से सीआर हो जाएगा खाता, और नेक्स्ट है सेकंड कॉल की राशि पर जितनी राशि बकाया वो आ जाएगी, और लास्ट में आ जाएगी टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यानी जितनी राशि हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से, यानी जो आपने अंशों पर राशि चुकाई है उन अंशों को जब्त कर लेंगे, तो जो राशि आपको प्राप्त की गई है वो राशि इसमें आ जाएगी, यानी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि भी बकाया है, यानी आपने कोई शेयर पहले प्रीमियम पर इशू किए हैं, ठीक है, अब अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि भी बकाया है, ठीक है, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखिए इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है, लेकिन यहाँ पे राशि बकाया है तो इसको डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल आपका डेबिट में मांगी गई अंश पूंजी की कुल राशि आ जाएगी इसमें। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जितनी राशि आपको प्रीमियम पर प्राप्त नहीं हुई है वो राशि इसमें आ जाएगी, प्रीमियम की राशि को डेबिट कर देंगे। अब फिर आ जाएगा आपका टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट, यानी जो से अलॉटमेंट पर बकाया राशि से आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, फर्स्ट कॉल में प्रथम मांग पर बकाया राशि आ जाएगी, शेयर सेकंड कॉल में द्वितीय मांग की बकाया राशि आ जाएगी, और लास्ट में जितनी राशि आपने हरण की गई है वो राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, यानी आपने एट प्रीमियम पर अंशों का पहले इशू किया है और जो प्रीमियम की राशि है आप उनको फॉरफीचर कर रहे हैं, प्रीमियम की राशि आपको प्राप्त हो गई है, तो उस संबंध में किस प्रकार से एंट्री होगी, तो देखिए एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट, यानी जो आपकी सीआर वाली एंट्री है वो सेम रहेगी। तो शेयर कैपिटल में अंश पूंजी पर मांगी गई राशि आ जाएगी, और शेयर अलॉटमेंट में बंटन पर जो बकाया राशि है वो राशि इसमें आ जाएगी। इन एप्लीकेशन पर किसी प्रकार की कोई बकाया राशि नहीं रहती है, ध्यान रखिए विशेष रूप से। शेयर फर्स्ट कॉल की राशि आ जाएगी, बकाया राशि आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है आपकी, शेयर सेकंड कॉल की द्वितीय मांग पर बकाया राशि आ जाएगी, और फॉरफीटेड शेयर में आ जाएगी। इसमें एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले एंट्री में तो आप कर रहे थे फॉरफीटेड शेयर में जो जितनी राशि आपने जब्त की है वो राशि इसमें आ जाएगी। यदि आपको प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई तो उस संबंध में आपको प्रीमियम को छोड़कर शेष प्राप्त राशि से फॉरफीटेड शेयर अकाउंट को आप सीआर कर देंगे। नेक्स्ट है, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण कर रहे हैं। आपने कोई अंश है
बट्टे पर इशू किए हैं और उनको आप फॉरफीचर कर रहे हैं, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आपकी जो बट्टे सहित मांगी गई अंश पूंजी की राशि आ जाएगी, यानी बट्टे सहित यानी बट्टे की जो राशि है उसको घटा के जो राशि मांगी गई है वो राशि इसमें आ जाएगी। सॉरी, इसमें बट्टे सहित यानी बट्टे की राशि को इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। बट्टे सहित जो राशि मांगी गई है वो इसमें आ जाएगी डेबिट में। तो शेयर अलॉटमेंट पर बंटन पर जो बकाया राशि वो आ जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल पर बकाया है, शेयर सेकंड कॉल पर जो बकाया है। और इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स जब आपने निर्गमन किया है उस समय आप इसको डेबिट करते थे, लेकिन जब हरण कर रहे हैं आपने बट्टे पर इश्यू किया है और अंशों का हरण कर रहे हैं तो उस संबंध में आप इसको टू डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को सीआर कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में कर देंगे टू फॉर फीचर शेयर अकाउंट। अब इसमें राशि आ जाएगी फर्स्ट वाले में शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी आपकी बट्टे सहित मांगी गई अंश पूंजी की राशि से आ जाएगी, यानी बट्टे की राशि को इंक्लूड कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट में बंटन पर जो बकाया राशि वो आ जाएगी, प्रथम मांग पर बकाया राशि वो आ जाएगी, द्वितीय मांग पर बकाया राशि वो आ जाएगी, और टू डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में राशि आ जाएगी निर्गमन पर बट्टे की राशि से, यानी निर्गमन पर आपने कितना बट्टा दिया वो राशि इसमें आ जाएगी, सीआर साइड में आ जाएगी। और लास्ट में आ जाएगी आपकी हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से, यानी जितने आपने अंश हरण किए हैं उन पर आपको कितनी राशि प्राप्त हो गई है वो राशि इसमें आ जाएगी। हो सकता है आपको एप्लीकेशन के बाद भी कोई राशि नहीं मिली हो, अंशधारी द्वारा अंशधारी एप्लीकेशन के अलावा कोई राशि नहीं चुकाता है, या अलॉटमेंट की चुका देता है, फर्स्ट कॉल की नहीं चुकाता है, फर्स्ट कॉल चुका देता है, सेकंड कॉल की नहीं चुकाता है, या सेकंड कॉल की चुका देता है, फाइनल कॉल की नहीं चुकाता है। जब जो भी स्थिति होती है वो स्थिति इसमें आ जाएगी। अब इसमें एक टिप्पणी दे रखी है, देखिए इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यदि बकाया मांगों के लिए अलग से खाता यानी कॉल्स इन एरियर, यानी बकाया मांगों के लिए जो अलग से खाता खोला जाता है उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो अलग से खाता कॉल्स इन एरियर खोला गया हो तो उपयुक्त सभी प्रविष्टियों में संबंधित मांग खातों के स्थान पर एक ही खाता यानी कॉल्स इन एरियर क्रेडिट किया जाएगा। यानी ऊपर अभी बात कर रहे थे कि यानी आपका जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट है, शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर सेकंड कॉल है, ठीक है। अगर आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला गया है तो उस संबंध में आप शेयर अलॉटमेंट की जगह यानी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की जगह डायरेक्ट ही कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं, यानी उसको आप सीआर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंशरण खाते का चिट्ठे में किस प्रकार से निरूपण करेंगे, यानी जो आपका फॉरफीचर शेयर अकाउंट है उसका शेष है उसको आप बैलेंस शीट में किस प्रकार से दर्शाएंगे। फर्स्ट बात करते हैं, अंशरण खाता एक नाम मात्र का खाता होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। जो आपका फॉरफीचर शेयर अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जब तक अंशों का पुनर्निर्गमन यानी जब तक आप इनको रजिस्टर नहीं करेंगे, यानी जब तक अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया जाता है, इस खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी में जोड़कर दिखाया जाएगा। यानी जब तक आपने मान के चलो 50,000 रुपए की राशि जब्त कर ली अंशों की, अगर आपने उस जो राशि जब्त की गई है जिन अंशों को 500 अंशों की राशि आपने जब्त कर ली, अब 500 अंशों को आपको पुनर्निगमन करना है। अगर आपने रेशियो अभी तक नहीं किया गया है तब तक आप उस राशि को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यानी पेडअप पेडअप कैपिटल में जोड़कर उस राशि को दिखाएंगे, ठीक है। और आपने उसका निर्गमन कर दिया यानी पुनर्निगमन कर दिया तो उस राशि को आप नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो साथियों आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें पढ़ चुके हैं कि अंशों का हरण क्या होता है, अंशों का हरण क्यों किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अंश हरण की प्रक्रिया क्या होती है, और अकाउंटिंग लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं, और अंश हरण खाते का चिट्ठे में किस प्रकार से निरूपण करते हैं, आदि चीजें विस्तार से पढ़ चुके हैं। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर उसके पश्चात में जनरल एंट्री देंगे, किस प्रकार से बैलेंस शीट बनेगी, किस प्रकार से आपकी कैश बुक बनेगी और किस प्रकार से जनरल में एंट्री देंगे, ठीक है। उनको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।